Assalamu alaikum. Good evening, dear friends. This is Mehraj from the Knowledge Hub of Aspiring Minds. Since we were discussing the top 100 MCQs from the modern in history, in the previous lecture, part first, we have discussed the 25 MCQs. So today we will try to discuss at least 15 to 20 questions. This will be the follow-up video of the part first. So let us start with the first MCQ. लॉर्ड मायो फाउंडेड द मायो कॉलेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो लॉर्ड मायो है इसने मायो कॉलेज किस जगह पे खोला था? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए अजमेर। तो ये जो मायो कॉलेज है ये लॉर्ड मायो ने अजमेर में खोला था 1875 में। लेकिन ये क्यों खोला था, इसके लिए रीज़न एक था। रीज़न ये था कि वो चाहता था मायो की जो यहाँ के प्रिंसेस है उनके बच्चे उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी एजुकेशन मिले। तो उसके लिए इसने ये लॉर्ड मायो ने ये मायो कॉलेज खोला। जो ये लॉर्ड मायो था, इससे पहले कि जो ये लॉर्ड मायो था, जो पहला जो इस का प्रिंसिपल जो ये मायो कॉलेज का था, जो पहला प्रिंसिपल उसका नाम था कर्नल ओलिवर सेंट जॉन। कर्नल ओलिवर सेंट जॉन। जो ये लॉर्ड मायो है, इसके लिए देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस लॉर्ड मायो। फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना, जो ये लॉर्ड मायो है ये फोर्थ वाइसराय ऑफ इंडिया था। जो ये लॉर्ड मायो है इसकी बर्थ जो हुई है वो हुई है डुबलिन एयरलैंड में। जो ये लॉर्ड मायो है इंडिया आने से पहले इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस थी। इसने बहुत वहाँ पे जो एयरलैंड की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे डिफरेंट पोस्ट पे काम किया था। ये वहाँ पे गवर्नमेंट का सेक्रेटरी भी रहा एट डिफरेंट पोस्ट। तो जो ये लॉर्ड मायो है इसका और एक नाम है, डेट इज़ इसको जाना जाता था और एक नाम से, डेट इज़ रिचर्ड साउथवेल बोर्की। ये और एक नाम था लॉर्ड मायो का। जो ये लॉर्ड मायो था इसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में। इसके टाइम पीरियड में इंडिया में 1872 में पहली सेंसस भी हुई है। जो इंडिया में पहली सेंसस हुई है वो 1872 में हुई। वो इसी लॉर्ड मायो के वक्त में हुई, लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड में हुई। और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है रिगार्डिंग जिस लॉर्ड मायो, इसने एस्टेब्लिश किया था कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे। इसने एस्टेब्लिश किए थे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। कौन कौन सा डिपार्टमेंट? एक इसने एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट यहाँ एस्टेब्लिश किया था, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट इसी ने एस्टेब्लिश किया इंडिया में, और कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है वो भी इसी लॉर्ड मायो ने एस्टेब्लिश किया। जो ये लॉर्ड मायो था इसका इंटरेस्ट ज़्यादातर रहा है इंडिया में अंडमान और निकोबार आइलैंड से, वहाँ पे इसका इंटरेस्ट रहा है। अंडमान आइलैंड्स में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो वो इंटरेस्ट जो इसका था वहाँ पे, और इसका और एक इंटरेस्ट, वहाँ पे कुछ कैदी रखे जाते थे बंद। कुछ कैदियों को वहाँ पे इम्प्रिजन किया जाता है अंडमान आइलैंड्स पे। जो वहाँ पे वो कन्विक्ट्स थे, वहाँ पे जो मुजरिम लोग थे या जो भी वहाँ पे जिन्होंने कुछ सज़ा किया, जिनको कोई सज़ा मिला हुआ था, उनको फिर वहाँ पे बंद रखते थे। उन जेल्स की रिफॉर्म के लिए, प्रिजन रिफॉर्मेशन के लिए इसने वहाँ पे काम किया था। तो इसके लिए भी ये याद रखा जाता है लॉर्ड मायो जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे जो था, उसका पहला हेड भी रहा है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे का हेड भी रहा है ये लॉर्ड मायो। ये भी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द लॉर्ड मायो। और लॉर्ड मायो का जो इसने एक अच्छा काम जो अंजाम दिया इसने इंडिया में होके, वो है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ये लॉर्ड मायो का एक बहुत अच्छी
कारकर्दगी यहाँ पे रही है कि इसने यहाँ पे जो भी यहाँ के फाइनेंस थे उनको मैनेज करने के लिए, उन फाइनेंस को मैनेज करने के लिए इसने यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। जो ये लॉर्ड मायो है इसको फिर मारा गया, फाइनली इसको मारा गया, लॉर्ड मायो को फाइनली मारा गया 18 इसको फिर मारा गया 1872 में ही इसको फिर मारा गया, इस लॉर्ड मायो को। इसको एक अफगानी, वो जो बंदा था वो एक अफगानी था, अफगानी ने मारा, उसका नाम था शेर अली आफरीदी। प्लीज रिमेंबर, शेर अली आफरीदी। शेर अली आफरीदी ने इस लॉर्ड मायो को मार दिया। जो ये शेर अली आफरीदी, ये जो ब्रिटिश आर्मी में ये एक कन्विक्ट, एक इसको वहाँ पे कुछ इल्ज़ाम दिया गया था, इसको वहाँ पे कन्विक्ट किया गया था, तो उसी ने फिर इस अफगानी ने, शेर अली आफरीदी ने इसको मारा है एट पोर्ट ब्लेयर अंडमान। जो अंडमान में जो जगह है पोर्ट ब्लेयर, वहीं पे इसने इसको कत्ल किया, इस लॉर्ड मायो को। एक इंटरेस्टिंग बात रिगार्डिंग दिस लॉर्ड मायो वो है कि रिसेंटली एक बटरफ्लाई की एक नई स्पीशीज को डिस्कवर किया गया अंडमान में, तो उस बटरफ्लाई की स्पीशीज को इसी लॉर्ड मायो के नाम पे नाम दिया गया। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अंडमान में एक इम्पॉर्टेंट, रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट बटरफ्लाई डिस्कवर की गई और उस बटरफ्लाई को नाम इसी लॉर्ड मायो के नाम पे दिया गया, स्वेलो टेल बटरफ्लाई पेपिलियो, स्वेलो टेल बटरफ्लाई पेपिलियो मायो। जो ये लॉर्ड मायो का, इसका बहुत इंटरेस्ट रहा है अंडमान में। फाइनली इसको अंडमान में भी पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक इसको मारा गया। इसका जो मारने वाला बंदा था उसका नाम था शेर अली आफरीदी, वो एक अफगानी था, वो इस ब्रिटिश आर्मी में एक कन्विक्ट था। तो रिसेंटली एक बटरफ्लाई को डिस्कवर किया गया अंडमान में, तो इसको याद रखने के इन द मेमोरी ऑफ द लॉर्ड मायो उस बटरफ्लाई को नाम दिया गया स्वेलो टेल बटरफ्लाई पेपिलियो मायो, स्वेलो टेल बटरफ्लाई पेपिलियो मायो। सो this was an important information regarding the Lord Mayo. One more MCQ, that is the जो भी laws बनाए जाते थे ड्यूरिंग द, जब यहाँ की ब्रिटिश की हुकूमत हुआ करती थी उस टाइम, जो भी ब्रिटिश यहाँ पे कुछ laws बनाते थे पहले, उन laws को वो रेगुलेशंस का नाम दिया जाता था, उन laws को पहले नाम दिया जाता था रेगुलेशंस। सो फिर उन रेगुलेशंस को एक्ट कहा गया बाद में, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कुछ दिए गए चार्टर, इनमें से हमें बताना कि उन लॉज को किस एक्ट के तहत उनको बना, फिर रेगुलेशन से एक्ट उनको बनाया गया, उनको एक्ट्स बनाया गया फ्रॉम रेगुलेशंस। तो द लॉज मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर टू बी कॉल्ड एक्ट्स: चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। सो इसका ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके बनने से पहले, इसकी इंट्रोडक्शन होने से पहले, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसके वजूद में आने से पहले जो भी यहाँ पे लॉज बनाए जाते थे उन लॉज को रेगुलेशन बोला जाता था। रेगुलेशन, जब चार्टर एक्ट 1833 बनाया गया तो उसके बाद उनको एक्ट्स कहा गया, उनको फिर एक्ट्स कहा गया। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस चार्टर एक्ट 1833। जो ये चार्टर एक्ट 1833, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस एक्ट से जो भी पहले होता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फिर बनाया गया एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833 गवर्नर जनरल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको फिर
सिविल और मिलिट्री पावर्स इसी को दिए गए, सिविल प्लस मिलिट्री पावर जो इसी गवर्नर जनरल को दिए गए। सो इसके बाद जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसको बनाया गया इसको चेंज किया गया एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो लॉर्ड बेंटिक बन गया, लॉर्ड बेंटिक, यानी कि लॉर्ड बेंटिक जो है उसको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये चार्टर एक्ट 1833 है, इससे कुछ चेंजेस लाई गई यहाँ पे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो लॉर्ड बेंटिक है उस लॉर्ड बेंटिक को बनाया गया एज ए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट, जो दूसरी चेंज इस चार्टर एक्ट 1803 से लाई गई वो क्या है? चार्टर एक्ट 1833, इसके आने से पहले जो ये कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया काम कर रही थी वो एक कमर्शियल बॉडी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो यहाँ पे एक कमर्शियल बॉडी थी, कमर्शियल बॉडी। तो इसके बाद उसको बनाया गया प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यानी कि जो ये एक्ट है चार्टर एक्ट 1833, इससे कुछ चेंजेस लाई गई जिनमें 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो आपको याद रखनी है। एक तो जो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो लॉर्ड बेंटिक है उसको बनाया गया, सो वो फिर बन गया एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा जो पॉइंट है, इस एक्ट के आने से पहले यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया वो काम कर रही थी एज ए कमर्शियल बॉडी, तो फिर वो इस एक्ट के आने के बाद वो पूरी तरह वो कन्वर्ट हो गई इनटू ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब उसने यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे उसने यहाँ पे वो स्टार्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन चलानी उसी ने यहाँ पे स्टार्ट किया। और जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इससे पहले जो भी यहाँ पे लॉज बनाए जाते थे उन लॉज को नाम दिया जाता था एज रेगुलेशन, लेकिन जब चार्टर एक्ट 1833 आया तो उसके बाद उन लॉज को नाम दिया गया एज एक्ट्स। So this is the important additional information about the Charter Act of 1833. Student, these were 2 very much important points which have been asked many times in the exams. Please remember these 2 points. One more MCQ regarding the round table conference. The first round table conference was held in which year? जो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई वो किस साल में हुई? 1927 ऑप्शन ए, 1930 ऑप्शन बी, 1931 ऑप्शन सी और 1935 ऑप्शन डी। सो इसका जो आंसर है डेट 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो होगी 1930 में। वो क्यों होगी? इसके लिए जो रीज़न था, साइमन कमीशन का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, साइमन कमीशन ने यहाँ पे रिपोर्ट उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको डिस्कस करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई गई। इसके सब्सिक्वेंट, इसके बाद ही और 2 राउंड कॉन्फ्रेंस हुई। टोटल में 3 RTCs यहाँ पे हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जो ये साइमन कमीशन है इसको अपॉइंट किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इसको अपॉइंट किया गया इस साइमन कमीशन को। इस साइमन कमीशन का काम क्या था? इसका जो साइमन कमीशन का जो यहाँ पे काम था वो था यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, उन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए वो यहाँ पे अपॉइंट किया गया उनको डिस्कस करने के लिए। और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 फिर 1919 जो यहाँ पे था, इसकी वर्किंग के बारे में इंक्वायरी करनी थी। हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, हाउ द गवर्नमेंट इन द इंडिया इज़ बीइंग रन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। सो उसकी इंक्वायरी के लिए यहाँ पे साइमन कमीशन आया था अंडर सर जॉन साइमन इन 1927 में। सो जो साइमन कमीशन आया था ये आया था नवंबर 1927 में। इंपॉर्टेंट डेट विच यू नीड टू रिमेंबर।
सो जो ये साइमन कमीशन था, जो ये साइमन कमीशन यहाँ पे आया था, यह आया है 1927 में अंडर सर जॉन साइमन। फिर जब जो ये राउंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो ये पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, फर्स्ट आरटीसी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, ये हुई है 1930 में। 1930 में इसमें कांग्रेस के किसी भी लीडर ने नो कांग्रेस पार्टिसिपेशन, किसी भी कांग्रेस के लीडर ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं की। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के किसी भी लीडर ने पार्टिसिपेशन नहीं की, लेकिन जो हमारा जे.एंड.के का जो हरी सिंह थे उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हरी सिंह हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो सेकंड आरटीसी वो हुई है, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है डेट इज इन वो 1931 में हुई है। इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, एक था महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी था, और इसको एकम्पनी कर रहा था मदन मोहन मालवीय। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन किया है। कांग्रेस का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो था गांधी जी, और इसको जो एकम्पनी किया है वो किया है मदन मोहन मालवीय ने। जो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पीरियड में जो वहाँ पे जो लॉर्ड था वो था विंस्टन चर्चिल। सॉरी, वो जो वाइसराय उस टाइम पे था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पीरियड जो वाइसराय था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। सेकंड आरटीसी के टाइम पीरियड में जो वाइसराय था वो था विंस्टन चर्चिल। और जो वो विंस्टन चर्चिल है उसी ने गांधी जी को जो टाइटल दिया था, उसने गांधी जी को बोला था नेकेड फकीर। प्लीज रिमेंबर, इसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया कि गांधी जी को किसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पीरियड में नेकेड फकीर का खिताब दिया था। तो विंस्टन चर्चिल ने, जो वाइसराय था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पीरियड में, उसी ने गांधी जी को नेकेड फकीर का टाइटल दिया था। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1932 में हुई उसमें भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, यानी कि जो थर्ड आरटीसी थी इसमें भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं की। ये जो थर्ड आरटीसी ये 1932 में हुई है, 1932 में हुई, यानी कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो हुई है 1930 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो हुई है 1932 में। यानी कि फर्स्ट जो आरटीसी है वो 1930 में हुई है, सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो 1931 में हुई, और जो थर्ड आरटीसी है वो हुई है 1932 में। खाली जो सेकंड राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और जो फर्स्ट में भी नहीं किया और थर्ड में भी नहीं किया। This was the additional information about this MCQ. इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा। जो ये पूना सार्वजनिक सभा था इसका फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे, एंड फोर्थ इज सर फिरोज शाह मेहता। इसका जो आंसर है डेट इज ऑप्शन सी, एम.जी. रांडे वाज द फाउंडर ऑफ द पूना सार्वजनिक सभा। जो ये पूना सार्वजनिक सभा ये थी प्री INC ऑर्गेनाइजेशन, यानी कांग्रेस की जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी उससे पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी पूना सार्वजनिक सभा। जो ये पूना सार्वजनिक सभा इसका जो फाउंडर था M.G. रानडे। जो ये M.G. रानडे थे, M.G. रानडे ये फाउंडिंग मेंबर भी INC का था, और इसने क्या, ये एक इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट जो इंडियन उस टाइम जो जुडिशरी थी उसमें इसने एक हाईएस्ट ऑफिस ऑक्यूपाई किया था। जो अर्लीस्ट यहाँ पे जुडिशल ऑफिसर्स थे उनमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था, महादेव गोविंद रानडे।
इसके बाद वन मोर एमसीक्यू, जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी वो क्या है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी ये एक ट्रेन रॉबरी थी जो काकोरी और लखनऊ के बीच हुई है। ये कब हुई है? 1919 में, 1925, 1929, 1931। इसका जो करेक्ट आंसर है 1925। जो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी है ये 1925 में हुई है। जो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी ये 1925 में हुई है नियर लखनऊ। तो ट्रेन की इसमें रॉबरी हुई। ट्रेन की क्यों रॉबरी हुई? इसका एक रीज़न था, उस टाइम एक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने का मकसद था, डेट इज हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी। उस हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी को फंड करने के लिए, उसके फाइनेंसेस उसको फंड करने के लिए काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी यानी कि ट्रेन की रॉबरी की गई। द डेट वाज ऑन 1925 इसका डेट था। और जो ये रॉबरी करने वाले जो लोग थे ये थे, इनको आप याद रख सकते हो एक निमोनिक्स के थ्रू, डेट इज बार चंद्र। बार मीन्स इसका था राम प्रसाद बिस्मिल, और ए हो गया अशफाकुल्ला, जो आर हो गया राजेंद्र लहरी, और चंद्रशेखर आज़ाद। ये चार लोग थे जो इस रॉबरी में, जिन्होंने ये रॉबरी की। जो ये चार लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने ये रॉबरी का जो ये किस्सा है, जो ये रॉबरी का जो एपिसोड है, उसमें इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। इन चार बंदों ने, BAR बार चंद्रशेखर, ये चार थे। लेकिन इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी हुई है 1912 में, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912 में हुई। वो जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुई है वो ही है 1912 में हुई है। इसमें क्या, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी जो है, इसका जो मेन जिसने ये कैरी आउट की, जिसने ये की, उसका नाम था रास बिहारी बोस। यानी कि 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुई है, वो की रास बिहारी बोस ने, क्योंकि उसका जो मकसद था वहाँ पे उसने एसिनेशन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग, जो यहाँ पे लॉर्ड उस टाइम था वो था लॉर्ड हार्डिंग। उस लॉर्ड हार्डिंग की एसिनेशन के लिए दिल्ली कॉन्स्पिरेसी की गई 1912 में। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912, इसका जो करने वाला जो पर्सन था दैट इज रास बिहारी बोस। तो क्योंकि एसिनेशन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग जो उस टाइम था, उसकी एसिनेशन के लिए ये की गई ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी है, लाइक लाहौर कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद डांगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो प्लीज़ रिमेंबर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी जो यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज थे, उस टाइम रेवोल्यूशनरी आर्मीज थे, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की थी। तो उनको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले जो हुई है दैट इज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912 में हुई, उसके बाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई है 1925 में। प्लीज रिमेंबर द डेट। तो इसके बाद वन मोर एमसीक्यू, दैट इज इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। यानी कि किस साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये तकसीम हुई दो ग्रुप्स में, मॉडरेटर्स और जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे, ये किस साल में हुई है? ये जो इम्पोर्टेंट सेशन था डेट इज 1907। आपने सुना ही सूरत सेशन जो 1907 था, सूरत सेशन, उसी में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। कांग्रेस का बंटवारा हो गया। कांग्रेस दो ग्रुपों में तकसीम हो गई, एक थे एक्सट्रीमिस्ट्स, दूसरे थे मॉडरेटर्स। जो एक्सट्रीमिस्ट्स ये चाहते थे लाला लाजपत राय कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने और जो आईएनसी का प्रेसिडेंट बने, लेकिन जो मॉडरेटर्स थे वो चाहते थे जो
बोस, जो राज बिहारी बोस को चाहते थे, रास बिहारी घोष। जो ये कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस, ये स्प्लिट हो गई मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में ड्यूरिंग सूरत सेशन इन 1907 ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। तो क्यों हुई? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जिसमें इंपॉर्टेंट थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जो इसमें इंपॉर्टेंट लोग थे, तो वो चाहते थे लाला लाजपत राय इसका प्रेसिडेंट बने, और जो मॉडरेट्स वो चाहते थे कि राज बिहारी बोस इंडियन नेशनल का, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने। तो इसलिए ये दो ग्रुप्स में तकसीम हो गई, और जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये तीन इंपॉर्टेंट थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। और जो मॉडरेट्स थे वो थे जी.के. गोखले और राज अरविंद घोष था और राज बिहारी बोस था। ये कुछ मॉडरेट लीडर्स थे। वन मोर MCQ. Who was the founder of सवतंत्र पार्टी? सवतंत्र पार्टी, इसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी राजगोपालचारी। तो इसका फाउंडर था राजगोपालचारी। जो ये स्वतंत्र पार्टी थी, ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी जो 1959 से 1974 तक एग्जिस्ट हुई। इसको जो फाउंडर था वो था राजगोपालचारी, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको डोमिनेट जवाहरलाल नेहरू कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये स्वतंत्र पार्टी, राजगोपाल बिहारी ने उसकी बुनियाद डाली, एक नई पार्टी फिर बनाई थी। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइम्स वास्को डी गामा कम टू इंडिया? जो वास्को डी गामा था, ये पहला पुर्तगीज था जो इंडिया पहुंच गया। जब यहाँ पे एडवेंट हुआ है यूरोपियंस का, तो यहाँ पे जो यूरोपियन वो तीन चीज़ों के लिए आए, यानी कि 3G के लिए आए। वो किस किस चीज़ के लिए आए? यानी कि गोल्ड, ग्लोरी, वो तीन चीज़ों के लिए यहाँ पे आए, गोल्ड, ग्लोरी और गार्ड। ये तीन चीज़ है जिनके लिए यहाँ पे पुर्तगीज आए। पहले जो पुर्तगीज यहाँ पे आए वो आए थे, जो यहाँ पे यूरोपियंस आए थे, सॉरी, जो यहाँ पे यूरोपियंस आए थे वो थे पुर्तगीज। जो यूरोपियंस का यहाँ पे आने का मकसद था वो था गार्ड, ग्लोरी, वो था, एक था गार्ड, ग्लोरी। तो जो यहाँ पे जो ये यूरोपियंस आए थे, ये तीन चीज़ों के लिए इंडिया आए थे। एक था गॉड, यानी कि उनका मकसद था यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे, वो यहाँ पे अपने मज़हब का प्रचार करे, डैट मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजन, गॉड। एक दूसरा यहाँ पे उनको आए थे गोल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो हाईली वैल्यूएबल थे, प्रीशियस आइटम्स कुछ थे वहाँ पे, तो उनके लिए आए थे। और यहाँ पे ग्लोरी के लिए कि वी आर रूलिंग, वी आर सब्जुगेटिंग द कंट्री, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे आए थे यूरोपियन। जो यहाँ पे पहले यूरोपियंस आए वो आए थे पुर्तगीज। तो यहाँ पे पूछा गया यही कि हाउ मेनी टाइम्स, जो वास्को डी गामा, ये पहला यूरोपियन यहाँ पे जो इंडिया पहुँच गया था, यानी कि ये कितनी बार यहाँ आया? ये आया 3 बार आया है हिंदुस्तान। वास्को डी गामा जो ये 3 बार आया हिंदुस्तान। तो पहली बार जब ये हिंदुस्तान आया, इसने लैंड किया कालीकट में इसने लैंड किया। ये आया विया केप ऑफ गुड होप, जब हम साउथ अफ्रीका का झंडा जो मैप है ऐसे है देखते हैं, तो उसका जो साउदर्न पार्ट है डेट इज नोन एज केप ऑफ गुड होप, यहाँ से ही आया है हिंदुस्तान। ये सी के थ्रू आया है। वाई दे केम थ्रू द सी? क्योंकि जो एशिया का जो वहाँ पे जो एशिया, उस पे उस टाइम रूल कर रहे थे तुर्कस,
तुर्कस रूल कर रहे थे। जो ओनली वे था यहाँ पे आने के लिए इंडिया, जो इंडिया में आने के लिए एक ही रास्ता था, उस पे तुर्कस का कब्जा था। इसलिए जो ये यूरोपियंस यहाँ पे ये सी के थ्रू आए। जो ये पहला यहाँ पे यूरोपियन आया था, वास्को डी गामा आया था, तो इसने ये 3 बार आया हिंदुस्तान। पहली बार जब ये हिंदुस्तान आया, ये आया थ्रू ए कैप ऑफ गुड होप आया हिंदुस्तान। जब ये आया पहली बार 20 मई 1948 में पहली बार आया। और इसका जो इसका शिप है, इसने वो लैंड किया एट कालीकट, जो आज केरला के कोझिकोड में आता है। तो वहां पे इसको वेलकम किया है वहां का जो किंग था जैमोरिन ने इसको वेलकम किया है वहां पे। तो इसको जो ये वास्को डी गामा है, इसको क्रेडिट दिया जाता है कि इसी ने जो सी रूट इंडिया उसको डिस्कवर किया है। वास्को डी गामा इज क्रेडिट टू हैव डिस्कवर्ड द सी रूट इंडिया। लेट मी रिपीट, जो पहला जो पुर्तगीज यहाँ पे आया है वो था वास्को डी गामा। 20 मई 1948 में यहाँ पे आया। कहाँ से आया? थ्रू वया कैप ऑफ गुड होप। तो ये यहाँ 20 मई 1948 पहुँच गया। तो ये पहुँच गया कहाँ पे? कैलीकट जो आज का केरला में पड़ता है, कोझिकोड, वहाँ पे आया है। तो इसको वहाँ पे जो वेलकम किया था जैमोरिन ने। टोटल ये हिंदुस्तान 3 बार आया है। जो ये वास्को डी गामा ये 3 बार आया। अच्छा, ये भी जो ये वास्को डी गामा ये पुर्तगीज था, पुर्तगीज भी यूरोपियंस थे। जो यूरोपियंस यहाँ पे ये 3 चीज़ों के लिए आए, गोल्ड, गॉड एंड ग्लोरी, 3 चीज़ों के लिए यहाँ पे ये आए हैं। इसके बाद वन मोर MCQ। During which of the following movement Bal Gangadhar Tilak was given the epithet Lokmanya? यानी कि किस मूवमेंट के दौरान, किस मूवमेंट के टाइम पीरियड पे बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का खिताब दिया गया? स्वदेशी मूवमेंट ऑप्शन ए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑप्शन बी, होम रूल मूवमेंट ऑप्शन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। जो होम रूल मूवमेंट थी, इसका जो फाउंडर था एनी बेसेंट, उसी के टाइम पीरियड में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को इसको टाइटल दिया गया एज लोकमान्य। जो ये ब्रिटिश अथॉरिटीज थी वो इस बाल गंगाधर तिलक को और एक नाम से नवाजते थे। इसको वो बोलते थे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। यानी कि इंडिया में जो भी उस टाइम हालात ख़राब थे वो इसी की वजह थे। बाल गंगाधर तिलक ये एक रेवोल्यूशनरी था, तो इसको अंग्रेज़ों ने खिताब दिया था कि इसी ने यहाँ पे हालत ख़राब किए थे। सो ही वाज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। So this is enough for today. Goodbye. See you in the next lecture. Stay blessed. Please do share and subscribe the channel. Goodbye. Fi amanillah.